हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल इंटर इकोनॉमिक्स में। और मैं आपका ऑनलाइन टीचर राकेश खत्री। और दोस्तों, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने बात करी थी राष्ट्रीय आय से संबंधित 8 समुच्चय की, और उससे अगले जो 4 समुच्चय हैं उनको लेकर मैं यहाँ पर सेकंड पार्ट में आया हूँ। तो मेरे पिछले वीडियो को आप जरूर देखें, आपसे गुजारिश है, ताकि आप उसी कंटिन्यूएशन में इस वीडियो को जरूर समझेंगे। तो चलिए आगे शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो राष्ट्रीय आय से संबंधित जो समुच्चय हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे वो हैं जीडीपी मार्केट प्राइस, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी मार्केट प्राइस, जीएनपी फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी मार्केट प्राइस, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी मार्केट प्राइस, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, जिसको कि हम नेशनल इनकम भी बोलते हैं। तो ये जितने भी यहाँ पर ये 8 समुच्चय हैं, ये मेरे पिछले वीडियोस में आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा। और अगर आप अभी उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो आप इसके तुरंत बाद उस वीडियो को देखें, ताकि आपको ये सभी एक साथ कलेक्टिव होके आपको समझ में आएंगे। तो आज जो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन समुच्चय में से यहाँ पर आपके 4 समुच्चय हैं। निजी आय, वैयक्तिक आय, वैयक्तिक प्रयोज्य आय, राष्ट्रीय प्रयोज्य आय, और वी कैन से कि प्राइवेट इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। तो इन 4 को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इसके बाद ये एक और टॉपिक है कैलकुलेशन का, कि ये जितने भी हमारे ये 12 समुच्चय हो गए हैं, इनसे जुड़े कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ आंकिक गणनाएं हैं, जिनको कि हम थर्ड पार्ट में कैलकुलेशन देखेंगे कि उनको हम किस तरीके से निकालते हैं। तो आइए इन 4 समुच्चयों को एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं प्राइवेट इनकम, निजी आय। निजी आय से हमारा मतलब है कि निजी क्षेत्र के लोगों द्वारा प्राप्त आय। हम पूरे राष्ट्र में जितने भी, हमने पहले ही पढ़ा है कि पूरे इकोनॉमी को हम 2 ग्रुप में बांट सकते हैं, 2 सेक्टर्स में बांट सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर। तो अभी हम इसको केवल बात कर रहे हैं प्राइवेट की। तो प्राइवेट क्षेत्र, निजी क्षेत्र के लोगों को किसी भी स्रोत से जो भी आय प्राप्त होती है, उस आय का योग जो है उसको हम निजी आय कहते हैं। अब इसमें है क्या क्या, कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम आय की। आय में जो है क्या क्या चीजें आती हैं। तो यहाँ पर जो आय प्राप्त हो रही है निजी क्षेत्र को, वो किराया हो सकता है, वो मजदूरी हो सकती है, वो वेतन हो सकता है, वो ब्याज हो सकता है, वो लाभ हो सकता है, या किसी भी और प्रकार की आय प्राप्त हो सकती है। ये तो था आय भुगतान। इसके अलावा एक और चीज है गैर आय भुगतान। गैर आय भुगतान में हस्तांतरण भुगतान है। हस्तांतरण भुगतान का मतलब है कि किसी कार्य को करे बिना, जैसे सामाजिक हित के जो भी काम होते हैं, किसी को वजीफा मिलता है, किसी को सब्सिडी मिलती है, तो ये गैर आय भुगतान में आ जाते हैं, हस्तांतरण भुगतान में। इसका एक सूत्र बना सकते हैं। ये जो हमने 3 बातें अभी यहाँ पर पढ़ी, इन्हीं तीनों बातों के आधार पे हम एक सूत्र की यहाँ पर गणना कर सकते हैं। वो सूत्र यहाँ पर बन के आया हुआ है। तो निजी आय, इसका सूत्र है निजी क्षेत्र को प्राप्त घरेलू आय, जो हमने ऊपर यहाँ परिभाषा दी थी, है ना। तो इसी को हम कह रहे हैं निजी क्षेत्र को प्राप्त घरेलू आय प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, दोनों चीजें इसमें जोड़ दी है। और सरकार से प्राप्त चालू हस्तांतरण, ये जो अभी हमने बात करी गैर आय भुगतान की, यहां पर इसकी बात हो रही है, प्लस शेष विश्व से प्राप्त शुद्ध चालू हस्तांतरण। ये हमारा राष्ट्रीय भी हो सकता है, अंतरराष्ट्रीय भी हो सकता है। प्लस लास्ट में हमने जोड़ दिया राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज। जो हमने राष्ट्रीय ऋण है उन पर जो ब्याज है वो भी निजी क्षेत्र को प्राप्त होता है। तो ये निजी क्षेत्र है। अब एक यहाँ पर हम तुलना कर लेते हैं कि निजी क्षेत्र और राष्ट्रीय आय में, निजी आय में और राष्ट्रीय आय में क्या अंतर है। तो राष्ट्रीय आय की जब हम बात करेंगे, यहाँ पर इस कॉलम में मैंने लिखे है राष्ट्रीय आय और इस कॉलम में मैंने लिखी है निजी आय।
तो नंबर एक पहली जो बात हो रही है कि जो राष्ट्रीय आय है इसमें इसके अंदर दो चीजें हैं, सार्वजनिक क्षेत्र की आय और निजी क्षेत्र की आय। जबकि निजी आय में केवल निजी क्षेत्र की आय है, इसमें सार्वजनिक क्षेत्र की आय शामिल नहीं है। दूसरी बात हम करें तो दूसरा पॉइंट होता है इसके अंतर का कि हस्तांतरण आय, ठीक है, राष्ट्रीय आय में हस्तांतरण आय को शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि राष्ट्रीय आय क्या होती है, शुद्ध आय होती है, बिना मतलब साधन लागत पे आय होती है। और यहाँ पर निजी आय जो है ये साधन आय तो है ही है, साधन आय के साथ साथ इसमें क्या शामिल है, प्लस हस्तांतरण आय। ठीक है, राष्ट्रीय आय जो है इसमें राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज शामिल नहीं है और निजी आय इसमें राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज शामिल होता है। तो ये हमने समझा निजी आय और उसकी तुलना भी हमने करी राष्ट्रीय आय के साथ। अब दूसरे पॉइंट की ओर हम जा रहे हैं। दूसरा पॉइंट हमारा है पर्सनल इनकम, यानी कि वैयक्तिक आय। ठीक है, कुछ लोग इसको व्यक्तिगत आय भी बोलते हैं, लेकिन जो टेक्स्ट बुक हैं उनमें व्यक्तिगत आय ही लिखा गया। यहाँ पर भी बात किसकी हो रही है, वित्तीय वर्ष की। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था वित्तीय वर्ष क्या होगा, आप लोगों को याद होगा। तो अगर कहीं कंफ्यूजन है तो उस वीडियो को जरूर एक बार रिव्यू कर लें। तो वित्तीय वर्ष में की अगर हम बात करें, वित्तीय वर्ष है देश के व्यक्तियों और परिवारों की बात हो रही है, क्योंकि ये व्यक्तिगत आय है। तो इनको जो आय अर्जित होती है एक वित्तीय वर्ष में किसी देश के व्यक्तियों या परिवारों द्वारा वास्तविक रूप से अर्जित आय को वैयक्तिक आय कहा जाता है। ठीक है, यानी जो राष्ट्रीय आय हुई, राष्ट्रीय आय में से राष्ट्रीय आय का ये एक हिस्सा है और ये वो हिस्सा है जो व्यक्तिगत लोगों और परिवारों को वास्तविक रूप से प्राप्त हो जाती है। ठीक है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत सारे जो आय है उसका वितरण साधनों में नहीं किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि फर्में जो हैं वो आय तो प्राप्त कर लेती हैं, लेकिन अपने भविष्य के लिए और आने वाले नए निवेश के लिए या किसी और कारण से वो 100% जो उसकी आय है उसको अपने साधनों में वितरित नहीं करती है। तो उसको हम बोल सकते हैं अवितरित लाभ। अभी आगे आता है, मैं आपको समझाता हूँ। चलिए, ये तो आप समझ गए कि एक वित्तीय वर्ष में किसी देश के व्यक्तियों और परिवारों द्वारा वास्तविक रूप से अर्जित आय को वैयक्तिक आय कहा जाता है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट जो है यह राष्ट्रीय आय से कम होती है। हमेशा जो वैयक्तिक आय होगी किसी भी राष्ट्र की, वो उस राष्ट्र की राष्ट्रीय आय से कम होगी। अब जो बातें मैं कह रहा था कि वैयक्तिक आय कैसे निकलेगी, तो वैयक्तिक आय हमने कहा कि ये राष्ट्रीय आय से कम होती है, यानी है किसका हिस्सा, राष्ट्रीय आय का। तो ये चीज भी आप इस सूत्र में देखिए साफ साफ समझ लीजिए कि जो वैयक्तिक आय है वो राष्ट्रीय आय का हिस्सा है, लेकिन इसमें से निगम कर हट गए। फर्मों को जब आय प्राप्त होती है तो उस आय में से वो निगम कर भुगतान करते हैं। दूसरा मैंने बताया कि वो अपने भविष्य के लिए कुछ चीजों को, कुछ मतलब जो उसको आय प्राप्त होती है उसके कुछ भाग को, कुछ प्रतिशत को अपने पास रोक लेते हैं, उसका वितरण नहीं करते हैं। तो इसका नाम हमने दे दिया अवितरित लाभ। माइनस सामाजिक सुरक्षा अंशदान, है ना। सामाजिक सुरक्षा अंशदान का मतलब क्या होता है कि बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं, जब अपना वेतन देती हैं, है ना, साधन को जब आय देती हैं तो मतलब वेतन देती हैं, तो उस वेतन में से कुछ सामाजिक सुरक्षा के अंशदान काट लेती हैं उनके भविष्य के लिए, उनकी पेंशन के लिए, या उनका कुछ किसी योजना में वो आ रहे हैं, तो उस योजना के लिए वो लोग क्या करते हैं कि उनके आय का एक हिस्सा रोक लेते हैं या दूसरी संस्था को दे देते हैं, तो वो आय का हिस्सा लोगों को प्राप्त नहीं हो पाता। तो उस आय के हिस्से को हमने नाम दिया सामाजिक सुरक्षा अंशदान। प्लस इसमें ये हस्तांतरण भुगतान जुड़ गया, ये हस्तांतरण भुगतान हमने ऐड कर दिया, क्योंकि ये हस्तांतरण भुगतान अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया पिछले स्लाइड में कि जब हम बिना किसी कार्य के बदले आय प्राप्त करते हैं वह हस्तांतरण भुगतान है और ये सामाजिक सुरक्षा के लिए दिया जाता है ना। किसी को पेंशन मिल रही है, किसी को वेतन वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है, किसी को
नॉर्मल पेंशन मिल रही है, किसी को विधवा पेंशन मिल रही है, किसी को विकलांग भत्ता मिल रहा है, किसी को छात्रवृत्ति मिल रही है, तो ये सब हस्तांतरण भुगतान में आ जाता है। तो ये हमारा है वैयक्तिक आय को। बहुत अच्छी तरह मैंने आपको पूरी कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, और आपने समझ भी लिया होगा। अब इसका हम तुलना, वैयक्तिक आय की तुलना हम कर रहे हैं राष्ट्रीय आय से, क्योंकि अभी मैंने कहा राष्ट्रीय आय से ही ये निकलती है, ये राष्ट्रीय आय का भाग है। तो ये वैयक्तिक आय और राष्ट्रीय आय को हम मिला रहे हैं। तो पहला जो अंतर है इसका, वो है कि राष्ट्रीय आय में सार्वजनिक क्षेत्र की आय भी शामिल है और निजी क्षेत्र की आय भी शामिल है। वैयक्तिक आय में केवल व्यक्तियों और परिवारों की आय ही शामिल है। दूसरा अंतर जो है हस्तांतरण आय का है कि राष्ट्रीय आय में हस्तांतरण आय शामिल नहीं है और वैयक्तिक आय में शामिल है। हस्तांतरण आय का ध्यान रखना है। राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज की बात अगर करें तीसरे पॉइंट में, तो ये भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं है, जबकि वैयक्तिक आय में शामिल है। चौथा पॉइंट हम लें निगम कर का, तो राष्ट्रीय आय में निगम कर शामिल होते हैं, क्योंकि वो फर्मों की आय का हिस्सा होता है। फर्मों की आय को हमने जोड़ दिया तो निगम कर उसमें जोड़ दिए। उसके बाद निगम कर, जो फर्में थी उन्होंने अपना निगम कर चुका दिया, तो निगम कर काटने के बाद जो बचा वो वैयक्तिक आय है, यानी वैयक्तिक आय में निगम कर शामिल नहीं है। देखिए बहुत आसान है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो चीजें बहुत आसान है। चलिए आगे देखते हैं। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ये रहा आपका, यानी हिंदी में कहेंगे वैयक्तिक प्रयोज्य आय। ये क्या है जी, इसको समझते हैं। सबसे पहले वही बातें आ रही है। एक वित्तीय वर्ष देश के व्यक्तियों और परिवारों को वैयक्तिक आय में से प्रत्यक्ष कर एवं सरकार की प्राप्तियों को घटाने पर वैयक्तिक प्रयोज्य आय प्राप्त होती है। यानी पहले मैंने बोला कि राष्ट्रीय आय एक भाग है, उसका एक हिस्सा है वैयक्तिक आय और उसका भी एक हिस्सा है वैयक्तिक प्रयोज्य आय। ठीक है, अब ये फर्क क्या हुआ वैयक्तिक आय के बाद क्या हुआ, यहां पर आप ध्यान से देखिए। वैयक्तिक आय में से हमने प्रत्यक्ष करों को घटा देना है। लोगों को आय प्राप्त होती है, उसके बाद जैसे कि एग्जांपल के लिए वो सभी लोग इनकम टैक्स अदा करते हैं। ठीक है, तो बिना इनकम टैक्स के जो आय प्राप्त है वो है वैयक्तिक आय, और उसमें से इनकम टैक्स देने के बाद जो बचेगा उसे कहेंगे वैयक्तिक प्रयोज्य आय, क्योंकि लोग उस आय का जो उसने इनकम टैक्स के रूप में चुका दिया किसी व्यक्ति ने, उसने वो व्यक्तिगत आय प्राप्त तो की लेकिन उसका प्रयोग नहीं कर पाया, उपभोग नहीं कर पाया, तो इसलिए वो वैयक्तिक प्रयोज्य आय में नहीं आई, और उसे हटा के जो शेष बचा है उसको हम वैयक्तिक प्रयोज्य आय कहेंगे। उसके अलावा सरकार की प्राप्तियों को भी इसमें से घटा दिया जाता है, जैसे प्रत्यक्ष कर है वैसे सरकार की प्राप्तियां भी घटा दें। तो यही सूत्र हो गया जो मैंने परिभाषा में कहा, इसी बात को हम सूत्र में भी बता सकते हैं कि वैयक्तिक प्रयोज्य आय क्या है। वैयक्तिक आय में से प्रत्यक्ष कर और सरकार की विविध प्राप्तियां जो हैं वो घटा सकते हैं। अब सरकार की विविध प्राप्तियां क्या है, सरकार की विविध प्राप्तियों का मतलब है कि सरकार भी आय में से बहुत सारी चीजें ले लेती। कभी जैसे हम मोटरसाइकिल में जा रहे हैं, हेलमेट पहनना भूल गए और हमें जो है ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया, तो कितने का जुर्माना लगेगा, 500 रुपए का। तो ये 500 रुपए सरकार की प्राप्ति में जमा हो गए और हमारी आय में से कम हो गए, प्रयोज्य आय में से। ऐसे ही और जितने सारे हैं, कई चीजों पर वो पेनल्टी लगती है, कहीं पे हमें जो है कोई सजा के बदले उसमें जो है हमें भरना पड़ता है। तो ये जो चीजें हैं ये सरकार की प्राप्तियों में चले जाते हैं। ठीक है, तो ये उदाहरण था। इसको इस तरह की बहुत सारी सरकार की विविध प्राप्तियां हैं। तो ये एक बहुत सरल सा परिभाषा मैंने आपको बताई है विद एग्जाम्पल। अब आगे देखते हैं कि क्या डिफरेंस है बिटवीन जो ये हमने पढ़ी अभी पर्सनल आय और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में। ठीक है, तो इन दोनों में अंतर बहुत सरल है। वैयक्तिक विस्तृत धारणा है, देखिए ज्यादा चीजें उसमें शामिल हैं, और ये संकुचित धारणा है
वैयक्तिक प्रयोज्य आय, क्योंकि वैयक्तिक प्रयोज्य आय वैयक्तिक आय का एक हिस्सा है। वैयक्तिक आय जो है, इस समस्त आय का हम प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें मैंने क्या कहा आपको, जैसे हमारे जो प्रत्यक्ष कर हैं वो भी हमें इसमें से देने हैं, जो सरकार की प्राप्तियां हैं वो भी हमें इसमें से देनी है। तो इसमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें आय के रूप में प्राप्त हुई लेकिन उसका हमने प्रयोग नहीं कर पाए। और वैयक्तिक प्रयोज्य आय शुद्ध रूप से हमारी प्रयोग कर सकने वाली आय है, जिसको हम पूरी तरह से प्रयोग करते हैं। तीसरा, वैयक्तिक आय में राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज शामिल नहीं है, और वैयक्तिक प्रयोज्य आय में राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज शामिल है। वैयक्तिक आय में प्रत्यक्ष कर शामिल है, क्योंकि ये हमने अभी दिए नहीं है, और वैयक्तिक प्रयोज्य आय में प्रत्यक्ष कर शामिल नहीं है, क्योंकि ये हमने दे दिए, है ना। आसान, बिल्कुल सरल सा। अब एक और देखिए स्लाइड है, ये लास्ट स्लाइड है आज के टॉपिक की, हमारा लास्ट, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, यानी कि राष्ट्रीय प्रयोज्य आय। ठीक है, जिसी तरह से वैयक्तिक प्रयोज्य आय है, बिल्कुल लगभग वही कंसेप्ट जो है राष्ट्रीय प्रयोज्य आय का भी है, यानी ऐसी प्रयोज्य मतलब जिसको हम यूज कर पा रहे हैं। थोड़ा समझते हैं। पहला पॉइंट, राष्ट्रीय आय में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर और शेष वित्त से प्राप्त चालू हस्तांतरण आय को जोड़कर राष्ट्रीय प्रयोज्य आय कहलाती है। अभी मैंने आपको बताया था कि एक व्यक्ति को आय प्राप्त हुई, वो क्या है, उसकी व्यक्तिगत आय है। उस आय में से उसने जो है कुछ कर जमा कर दिए, है ना। तो जो जो कर जमा हो गए, है ना, वो सारे कर जो हैं वो कहाँ जुड़ गए, राष्ट्रीय प्रयोज्य आय में जुड़ गए, यानी वो उत्पादन के अतिरिक्त राष्ट्रीय आय है। ठीक है, ऐसी चालू हस्तांतरण अगर किसी दूसरे देश के बाहर दूसरे राष्ट्रों से हमें कोई प्राप्त हो रहा है तो वो भी राष्ट्रीय प्रयोज्य आय का हिस्सा बन जाए। इसी बात को जो है फिर हम सूत्र के रूप में यहाँ पर लिखते रहे कि राष्ट्रीय प्रयोज्य आय जो है ये राष्ट्रीय आय है, लेकिन उसमें हमने शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जोड़ दिए हैं और शेष विश्व से प्राप्त चालू हस्तांतरण भी जोड़ दिया है। ठीक है, अब इसी चीज को हम यहाँ पर ये दोनों को यहाँ पर हमने तुलना कर दी इन दोनों के बीच में, वैयक्तिक प्रयोज्य आय और राष्ट्रीय प्रयोज्य आय। तो राष्ट्रीय प्रयोज्य आय की में जो है पहली चीज तो ये है कि ये किसकी है, ये पूरे देश की प्रयोज्य आय है। दूसरी चीज, इसमें दोनों प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर दोनों शामिल हैं। और वैयक्तिक प्रयोज्य आय की बात अगर हम करें तो ये देश की आय नहीं है, बल्कि देश के लोगों और परिवारों की प्रयोज्य आय। ठीक है, और इसमें ये जो दो बात करी हमने किसकी, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर की, ये दोनों कर शामिल नहीं है, क्योंकि इनको देने के बाद ही हमें वैयक्तिक प्रयोज्य आय प्राप्त होती है। तो बहुत अच्छी तरह हमने 4 कंसेप्ट पढ़ लिए, और इन सबको आपको अच्छी तरह समझ के इस वीडियो को बार बार रिपीट कर लीजिए, 2-3 बार देख लीजिए, उससे आपको कंसेप्ट एकदम क्लियर भी हो जाएगा और परमानेंटली आपको दिमाग में ये बैठ भी जाएगा आपके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने वीडियो देखा, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और जो मैंने कहा कि गणना वाला एक भाग रह गया, बहुत जल्दी वाला तीसरा पार्ट इसका हम लेकर के आएंगे, जिसमें हम गणनाएं कैलकुलेशंस करेंगे कि हाउ टू फाइंड आउट ऑल दीज, जितने भी ये सब हमारे फैक्ट्स हैं, जितने 12 हमने बात करी, इन सब को हम निकालने की विधियां देखेंगे। ठीक है, तो इंतजार करते हैं अगले वीडियो का और देखते रहिए। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड।